प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने महाजनपद के बारे में पढ़ा था। महाजनपद तो 16 महाजनपद, और उसी में हम लोगों ने मगध का उत्कर्ष भी देखा कि किस तरह से मगध साम्राज्य बनता है ना। दो चीजें हम लोगों ने देख ली थी। और उस पे मगध पे जो शासन होता है, सबसे पहले वो हर्यक वंश था, और फिर शिशुनाग वंश, फिर आता है नंद वंश, है ना। तो बेसिक पॉइंट्स हमने बात कर ली थी। अब हम लोग को आगे बात करनी है मौर्य साम्राज्य की, चंद्रगुप्त मौर्य की। मगध पे जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन होगा तो किस तरह से होगा। कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य ही एक पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने अखंड भारत की स्थापना की थी। एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम लाया था, केंद्रीय शासन, जो इस समय आपको देखने को मिलता है देश में कि सेंट्रल से चीजें कंट्रोल होती हैं। एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था जो पाटलिपुत्र यानी कि मगध की राजधानी में था, और वहीं से वो सारा कंट्रोल करते थे। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के बाद बिखर गया था भारत। फिर मौर्य साम्राज्य जब खत्म हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य जब गए, और उसके बाद जहां तक अशोक आए, मतलब एक चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक ही महान सम्राटों में से था। तो अशोक जब मतलब मरता है और राजगद्दी छोड़ता है, तब पूरा एकदम डावाडोल स्थिति हो जाती है। मौर्य साम्राज्य के बाद फिर धीरे धीरे आक्रमण चालू हो जाएंगे, बाहरी विदेशी आक्रमण शुरू हो जाते हैं, और बहुत सारे देखने को मिलेगा। फिर जैसे आपको अभी मौर्य साम्राज्य पढ़ोगे तो पूरे भारत में केवल एक ही साम्राज्य पढ़ोगे, अभी केवल मौर्य साम्राज्य, इसके बीच में कोई नहीं पढ़ोगे। लेकिन जैसे ही मौर्य साम्राज्य खत्म होगा, चार तो देसी रियासत आ जाएंगी तुरंत, और चार विदेशी आक्रमण हो जाएंगे। करीब करीब आपको एक ही टाइम पीरियड में 8 शासन पढ़ने होंगे मौर्य साम्राज्य के खत्म होते एक साथ। इंडो यूनानी का आक्रमण हो जाएगा, शकों का आक्रमण हो जाएगा, पार्थियन का हो जाएगा, कुषाणों का हो जाएगा, है ना। तो इधर वो विदेशी होंगे। तो मेन अभी मौर्य ही हैं, जो इसीलिए बोला जाता है कि पहला ऐसा सम्राट जिसने पूरे भारत को एक साथ रखा था। अब वो भी केवल चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से नहीं था। एक्चुअल में उनके जो महामंत्री थे चाणक्य, वो व्यक्ति बहुत विद्वान थे। तो चाणक्य की नीतियां इतनी ऐसी थी कि उन्होंने उसको साम्राज्य को खड़ा कर दिया था। एक पुस्तक लिखी थी आचार्य चाणक्य ने, अर्थशास्त्र, ठीक है ना। और आप लोग नाम भी सुने होंगे अर्थशास्त्र का। लेकिन अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की बातें नहीं है। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक पुस्तक है। नाम जरूर अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें राजनीति से रिलेटेड चीजें हैं, जिसमें शासन कैसे किया जाए, प्रशासन के लिए क्या जरूरी है, वो बताया गया। तो क्वेश्चन बार बार आता है कि एक्चुअल में जो आचार्य चाणक्य ने पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र, वो किस चीज से संबंधित है। तो कई बच्चे उसको अर्थशास्त्र लिख के आ जाते हैं। अर्थशास्त्र नहीं है, वो राजनीतिक पुस्तक है, प्रशासनिक व्यवस्था है कि किस तरह से मगध में प्रशासन चल रहा था, उसके बारे में अर्थशास्त्र। ठीक है। पीछे की कहानी हम आपको बता ही चुके हैं। अगर आप लोग को समझे तो थोड़ी बहुत कहानी हमने सुनाई थी आपको चंद्रगुप्त मौर्य की और चाणक्य की, कि किस तरह से था। अंतिम शासक जो था मगध का, वो था आपका कौन? धनानंद। और धनानंद बहुत ही अयोग्य शासक कह लीजिए। अयोग्य क्या, ताकतवर था ऐसा नहीं है, ताकतवर बहुत था वो, लेकिन उसकी आदतें खराब थी, जिस वजह से ऐसी चीजें हुई। ठीक है। कहा जाता है कि जो आचार्य चाणक्य हैं, उनके जो पिता हैं, उनके पिता है चड़क। आचार्य चाणक्य के जो पिता थे चड़क, तो उन्हीं से नाम मिला है चाणक्य। तो गोत्र का नाम आता है चड़क। ब्राह्मण थे, तो आचार्य चाणक्य बहुत बड़े ब्राह्मण थे। तो इनके पिता थे चड़क, और चाणक्य उनसे कहा जाता है कि नाम में मिला। तो उनका भी अपमान धनानंद ने किया था, उनके पिता का भी। ऐसा भी आता है हिस्ट्री में कि असल में उनके जो पिता थे चड़क, उनका भी इन्होंने बहुत बड़ा अपमान किया था धनानंद ने। और अपमान ही नहीं किया था, उनकी हत्या कर दी थी। असल में उनकी हत्या भी कर दी थी।
तो उसका भी अपमान का बदला लेना था इनको आचार तड़प को। तो कहानी वानी तो सब सुना दिए थे कि किस तरह से चंद्रगुप्त मिले और ये सब हुआ। उधर सिकंदर को हराया गया, ठीक है, सिकंदर को हरा दिया। इधर धनानंद को वापस आकर के इनको मार दिया गया, है ना। फिर उसके बाद गद्दी पे बैठे हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठे हैं 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी मिली है, क्योंकि 323 ईसा पूर्व में 326 में सिकंदर ने आक्रमण किया था, 325 में वो लौट गया, 323 में उसकी मृत्यु हो गई बेबीलोन में, ठीक है। और यहाँ की गद्दी पे बैठा है 322 में कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। शासन करता रहा और अच्छे से शासन संभाला। सबसे पहले इसने मुक्त किया था पंजाब का एरिया, जब उधर सिकंदर को हराया था। तो विदेशी आक्रमण से इसने पंजाब का पूरा एरिया जीत लिया था। फिर इधर अपना बिहार की तरफ आया। अब हम आपको साम्राज्य दिखा दे रहे हैं, जरा एक फोटो मौर्य साम्राज्य की, कि भारत में उस समय मौर्य साम्राज्य कितना एरिया कवर करता था। जरा उस फोटो को देखना कि उस समय मौर्य साम्राज्य कितना एरिया कवर करता था। एक तो मेरी, ये है मौर्य साम्राज्य, ठीक है। ये है मौर्य साम्राज्य। अब इस मौर्य साम्राज्य में अगर आप देखोगे, मौर्य साम्राज्य में अगर आप लोग देखेंगे इसमें, तो कौन सा एरिया है जो इसमें मतलब मौर्य साम्राज्य में नहीं था और कौन सा था? देखो, ये जो एरिया है नीचे वाला, ये नहीं है मौर्य साम्राज्य में, और ये नहीं है। तो मौर्य साम्राज्य में कौन सा एरिया नहीं था भारत का? बस ये दक्षिण में ये छोड़कर, ये एक क्षेत्र पड़ता था केरल वगैरह, जो आज का केरल है। केरल हो गया, तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र हो गया, ठीक है। तमिलनाडु और केरल का कुछ क्षेत्र था, ये नहीं आता था। और ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन नहीं आता था। ये बस मौर्य साम्राज्य में नहीं था। इसको छोड़कर ये पूरा साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था। ये पूरा, ये जो दिख रहा है, ये सब मौर्य साम्राज्य था, ग्रेट मौर्यन एम्पायर। अब सोच लो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कितना एरिया को कवर किया था। ये पूरा भारत जो आज का है वो तो कवर था ही, इवन इसकी पूरी सीमा ये पाकिस्तान से आगे बढ़ करके अफगानिस्तान, इवन ईरान तक की सीमा से मिलती थी। ईरान की सीमा जहाँ शुरू होती थी वहां तक ये साम्राज्य जाता था चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य क्या, मौर्य साम्राज्य था। असल में चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ चीजें जीती थी, फिर उसके बाद अशोक ने पूरा उस एम्पायर को बढ़ा दिया था। अशोक ने बहुत दूर तक बढ़ा दिया था, ठीक है। तो ये, अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कलिंग को नहीं जीता था। ये कलिंग इधर है आपका, तो कलिंग को नहीं जीता था, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो सब कुछ तो जीता था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने कलिंग नहीं जीता था, ठीक है ना। तो कलिंग का एरिया ये नहीं जीत पाया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग जीता है अशोक ने। तो ये भी एक वो था कि भाई, ना तो चंद्रगुप्त मौर्य जीत पाया था, ना बिंदुसार जीत पाया था। तो फिर वही उसी को पूरा करने के लिए सोचा था कि मैं जीतूंगा कलिंग को, और वो भीषण नरसंहार कलिंग का हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके चलते हैं, क्योंकि हम सीधे जंप नहीं करेंगे। पहले कुछ चीजें हम चंद्रगुप्त मौर्य की बता देते हैं जो जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो हमारे पेपर के लिए जरूरी, क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पे बैठे हैं 322 ईसा पूर्व में, तो जो चाणक्य हैं, जिनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है और कौटिल्य भी कहा जाता है, ये इनके बनते हैं प्रधानमंत्री। इनको प्रधानमंत्री भी कहेंगे, इनको महामंत्री भी कहेंगे, इनको प्रधान पुरोहित भी कहेंगे।
तो अगर क्वेश्चन होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री या प्रधानमंत्री या पुरोहित कौन थे, तो वो चाणक्य थे। ठीक है, और इन्हीं के कहने पर ही सब चीजें चलती थी। बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चीजें बनाई गई थी। मौर्य साम्राज्य में जब चंद्रगुप्त मौर्य ने चलाया अपना, तो उन्होंने कैसी व्यवस्था रखी थी प्रशासनिक, वो केंद्रीय थी, सेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। ये सेंट्रलाइज सिस्टम था, एक ही जगह से कंट्रोल करना। प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए थे, लेकिन सेंट्रल से ही सब चीज होता था। ठीक है, पाटलिपुत्र से, तो मगध की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी रखी थी, पाटलिपुत्र ही राजधानी। क्लियर हुआ इतनी बात? इसका पुत्र कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है वो है बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार का पुत्र कौन है? अशोक। 3 लोगों को हमें पढ़ना है। बहुत सारे उत्तराधिकारी हैं, आपको इसमें से आगे नहीं जाना है। ढेर सारे आएंगे, कुणाल आएगा, फिर दशरथ आएगा, है ना, फिर आगे चल के बृहदत्त आएगा। कोई मतलब नहीं है, इनके इतिहास में इनकी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। इतिहास उन्हीं को जगह देता है जिन्होंने कुछ काम किया होगा या जिनका कुछ नाम होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा है अशोक। यहाँ तक हमें कहानी पढ़नी होगी। लास्ट हमें इसलिए देखना होगा क्योंकि अंतिम शासक बृहद्रथ होगा, जिसको मार करके दूसरा वंश चालू होगा। तो लास्ट वाले को याद रखना होगा, बृहद्रथ। ठीक है, कहा जाता है कि जो बिंदुसार है, जो इसका बेटा है बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का, उसने बहुत सारे विवाह किए थे। बहुत सारे विवाह करने का मतलब ही था कि कहते हैं कि जो अशोक है, जो बिंदुसार का बेटा है, उसने अपने 99 भाइयों को कत्ल करवा दिया था, कहा जाता है। यह अतिशयोक्ति है, ये बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें की गई हैं, लेकिन हिस्ट्री में चीजें की जाती हैं। ठीक है, कहा जाता है कि ये लोग 101 भाई बहन थे, जिसमें से 2 को छोड़ देता है, 99 लोग को मार दिया जाता है। एक छोड़ता है सुसीमा को, सुसीम, जो उसका बड़ा भाई था अशोक का, है ना, बाकी सबको मार देता है। तो ऐसा कहा जाता है, ये बौद्ध ग्रंथ कहते हैं, दीपवंश और महावंश, जो बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं चीजें। रीजन बताएंगे क्यों ऐसा किया इन लोगों ने। तो ऐसा कोई कहानी नहीं है कि इस तरह। और एक ही औरत से थोड़े ना 101 हुए होंगे। अब दिमाग लगाने लग जाओ कि सर 100 भाई बहन है। अरे 100 भाई बहन होंगे, भाई होंगे, तो इसका मतलब वो बहुत सारी विवाह किया होगा उसने, बिंदुसार ने, बहुत सारी रानियां रही होंगी। ठीक है, तो इस तरह से चीजें रही होंगी, और राजा उस समय बहुत सारी विवाह करते भी थे। तो खैर अतिशयोक्ति है, यही चीजें बढ़ा के बताई जाती है ना, ऐसा कुछ नहीं है। और जितना क्रूर इसको दिखाया गया है इतिहास में, उतना है भी नहीं। ठीक है ना, ये बहुत वो सहिष्णु भी था। लेकिन अब बौद्ध ग्रंथ इसलिए बताते हैं कि भाई एक ऐसा क्रूर शासक जिसके बाद ये बौद्ध धर्म ग्रंथ ग्रहण कर लेता है, तो उनका भी बताना था कि बौद्ध धर्म इतना महान है, बौद्ध धर्म तो इतना क्रूर शासक है, तो वो भी बढ़ा चढ़ा के बताई गई चीजें। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको डिस्क्राइब करने के तरीके हैं। तो हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की बात आती है कि ये किस वंश के हैं, क्या है, इनको क्या माना गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ मतलब ग्रंथ कहते हैं कि ये शूद्र थे, कुछ कहते हैं कि ये क्षत्रिय थे, कुछ कहते हैं ये मौर्य वंश के थे। अलग अलग है। तो इतिहास में इस चीज को मैटर नहीं किया जाता, क्यों? इनको काम से जाना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। तब किसी के भी ये रहे हो, इनके काम ने उस चीज को पीछे छोड़ दिया। अब चाहे शूद्र के रहे हो, चाहे क्षत्रिय रहे हो, ये इतिहास में इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। इन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त ही एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने पूरे अखंड भारत की स्थापना की है, तो इनके कामों ने बताया, इनके जन्म से हमें क्या लेना देना। हाँ, ज्यादातर जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि नंद वंश, जो लास्ट जो नंद वंश चल रहा था, नंद वंश में ही, तो उसी नंद वंश में क्या हुआ, देखो हर समय क्या होता था, अब जैसे राजा लोग रहते थे तो बहुत सारी रानियां रखते थे। ठीक है, इन रानियों के अलावा भी एक रनिवास होता था। रनिवास का मतलब होता है जहाँ पे और भी लोग रहते हो। ठीक है, जैसे बहुत सारी रानियां, जैसे मेन रानी मान लो 3 मेन रानी हो गई, तो इनके अलावा भी करीब 1000-2000 रानियां हुआ करती थी। तो उसको रनिवास बोलते थे, जिसको रानियों के लिए बनाया जाता था। वो आगे चल के जब मुगल काल आएगा तो सब समझ में आ जाएगा, मुगल काल में ये बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गया था। ठीक है, तो उस तरह से कहा जाता है कि उनके शासन में, नंदवंश के ही शासन में कोई स्त्री थी, मूरा नाम की स्त्री थी, और मूरा थी, उसी से इनका जन्म हुआ है। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। और क्योंकि वो शूद्र वंश है, नंद वंश, तो इनको भी शूद्र वंश का मान लिया गया था। ये कहता है विशाख दत्त, एक लेखक है,
उसकी रचना है मुद्रा राक्षस। तो अपनी मुद्रा राक्षस में वो कहता है ऐसा कि नंद वंश में ही एक नाम की स्त्री है जो वहां रहती है, और उसी से चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। ये मुद्रा राक्षस कहती है। इस वजह से चंद्रगुप्त मौर्य भी शूद्र है, ये कहना है विशाख दत्त का। लेकिन बौद्ध ग्रंथ जो है, बौद्ध ग्रंथ उनको क्षत्रिय मानते हैं कि ये कहीं गोरखपुर के आसपास के एरिया के ये लोग थे जहाँ पे इस वंश के लोग रहा करते थे, और वहीं से ये आए हैं। तो ऐसा है, तो हम उसमें नहीं पढ़ेंगे, इसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता, ये सब पूछा नहीं जाता है, एक जानकारी है बस। समझिएगा कि किस में कहा गया है कि ये शूद्र है, तो विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको हमने बताया था कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर, तो वहां पर अपनी जो भी इनकी नीतियां थी उसकी वजह से उसको भगा दिया गया। लेकिन उसका जो थल सेनापति था, थल सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर, वो यही रहा। ठीक है, वो यही रहा। हुआ क्या था असल में, जब सेलुकस जब कौन सिकंदर, जब सिकंदर को भगाया था, तो तब तक सिकंदर ने ये पूरा एरिया जीत लिया था, पश्चिम वाला, जो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान वाला एरिया है। तो पाकिस्तान वाला जो एरिया था वो जीत लिया था उसने। बताया ना कि व्यास नदी तक आ गया था, तो व्यास नदी तो आपकी इधर आ गई ना, कश्मीर साइड में आ गई ना। झेलम से लेकर के जब इधर आओगे तब रावी, ब्यास, ये पंच नदियां इधर आ गई, तो लगभग वो एंट्री कर ही गया था। तो उधर का वो पूरा एरिया जीत चुका था वो। तो उस समय उसका नाम अलग था, उस समय उसका नाम जड्रोसिया, हेरात, आर्केशिया, ये इस तरह के नाम थे। ठीक है, जिसको आज की डेट में हम लोग काबुल बोलते हैं, कंधार बोलते हैं, बलूचिस्तान बोलते हैं, ठीक है, पंजाब बोलते हैं। तो ये एरिया जो एक्चुअल में उस समय जीता गया था, तो उस समय ये नाम नहीं थे, उस समय बोला जाता था जड्रोसिया, हेरात और आर्केशिया, इस तरह के कुछ नाम है ना। तो हम आज के नाम से आपको बता देते हैं। तो वो वाला एरिया वो जीत चुका था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, जब वो गया वो सिकंदर, तो इसने पूरे उस एरिया को तहस नहस, तहस नहस का मतलब पूरा अपने अधिकार में कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने दिखाया ना आपको वो मैप, पूरा इधर वाला पश्चिम वाला एरिया, ये पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का एरिया हो गया था। तो ये पूरा जो यूनानी लोग थे, सिकंदर का पूरा एरिया चंद्रगुप्त के कब्जे में आ गया था। तो ये सूचना मिली थी सेलुकस निकेटर को, जो उसका थल सेनापति था। तो उसको पता चला कि वहां पर कोई शासक है जिसने सब कुछ जीत लिया है। तो वो अपनी सेना को लेकर के सेलुकस निकोटर फिर से आता है वापस भारत, और युद्ध करता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। होता है युद्ध, भीषण युद्ध होता है। अब इस युद्ध में हार होती है आपके सेलुकस निकेटर की। ठीक है, सेलुकस निकेटर हार जाता है। बहुत अच्छे से चंद्रगुप्त मौर्य लड़ता है, और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे। बहुत बड़ी सेना हो गई है। 6 लाख का मतलब हो गया कि इतना विशाल सेना कि मतलब कोई नहीं हो उसके आगे। क्योंकि जनपद में ही करीब 40,000 लोग रहा करते थे। अब 40,000 50,000 लोग रहते हैं एक जनपद में, तो सोचने वाली बात है कि उसमें सब लोग रहते होंगे, सब सेना में तो भर्ती नहीं हो जाएंगे। उसके बाद भी तुम 6 लाख अगर सैनिक को भर्ती कर ले रहे हो, उसके बाद आपके पास 30,000 आपके पास घुड़सवार हो जा रहे हैं, 9,000 आपके पास हाथी हो जा रहे हैं। और हाथी उस समय का मतलब इस समय का अर्जुन टैंक, इस समय का जो आपका अर्जुन टैंक है वो समझिए उस समय के हाथी थे। ठीक है ना, वो एक टैंक थे पूरे। तो हाथियों की बहुत वैल्यू थी उस समय। तो सेलुकस निकेटर हार जाता है, उसको हरा दिया। बट अब जान गया कि अब हम तो मर ही जाएंगे, तो उसने क्या किया, अपनी बेटी को आगे कर दिया, हेलेना को। तो चंद्रगुप्त मौर्य से कहा ऐसा करते हैं कि हम लोग रिश्तेदार बन जाते हैं, संधि कर लेते हैं, और तुम हमको मत मारो। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने छोड़ दिया, लेकिन बदले में सेलुकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य से। इसको कार्नेलिया भी कहते हैं। ठीक है, हेलेना को। तो हेलेना का विवाह हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से। चलो ठीक है, विवाह हो गया, संधि हो गई। और अब विवाह जब हो गया तो भाई सबसे बड़ी बात है कि आपने विवाह कर दिया तो ठीक है, लेकिन ये क्या गारंटी है कि दुश्मन की बेटी को सही रखेगा? मान लो उसका मूड फिरा, कुछ हुआ, मारना पीटना, तो कहा जाता है, ऐसी कहानी है केवल ये। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि उसने साथ में अपने उधर के क्षेत्र दे दिए थे, जो यूनान के अधिकार में जो क्षेत्र थे, वही जो नाम लिया मैंने, आज का जो काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और हेरात, ये 4 जो क्षेत्र थे उस समय यूनान के क्षेत्र पास उसमें थे, वो उसने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। उसने कहा कि ये क्षेत्र भी आप ले जाइए। तो हेलेना का विवाह भी किया उसने, अपनी बेटी का भी, और
साथ में उसने 4 क्षेत्र दे दिए। आज का जो काबुल है, कंधार है, बलूचिस्तान है और हेरात है। ठीक है? उस समय का वो जडोसिया था, आर्केशिया था, हेरात था, वो नाम हम नोट्स में लिखे हुए हैं, तो वहां से आप याद कर लेना। तो आज का नाम ध्यान रखो, वो नाम आपको नोट से याद हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीजें चली। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सोचा कि जब तुमको बेटी का विवाह ही करना था, तुम जान रहे थे कि हार जाओगे, हैं, तुमने अपना पूरा क्षेत्र भी दे दिया, तो तुमने आक्रमण क्यों किया था? तो कहते तुमको पता नहीं था कि तुम्हारे अब्बा जो अब्बा मतलब सिकंदर को हरा दिए थे, तुमको मालूम नहीं था? हम ही तो थे, और फिर भी तुमने आक्रमण किया। तो कहता है एक्चुअल में मुझको हाथी चाहिए था। मैंने सुना है कि यहाँ के हाथी बहुत बड़े फेमस हैं और यहाँ हाथी जो है बहुत अच्छे हैं, तो मुझे हाथी चाहिए था। तो कहता है सीधे मांग लिया होता हाथी, इतना लड़ने उड़ने की क्या जरूरत थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको 500 हाथी दिए थे। सोचो, 500 हाथी के बदले अपनी बेटी दी उसने, पूरा जीता हुआ सारा क्षेत्र दे दिया सेल्यूकस निकेटर ने, और 500 हाथी लेकर के चला गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संधि की, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर ली उसने। तो इस संधि का परिणाम ये रहा कि हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ, और साथ में उसको कुछ क्षेत्र मिले यूनान के, और सेल्यूकस को क्या मिला? 500 हाथी मिले। फिर वो चला गया। ठीक है। हाँ, एक राजदूत को उसने जरूर भेजा, मेगास्थनीज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो अब इसको याद करने का तरीका ऐसे समझ लो। याद करने का तरीका बता रहे, कैसे याद करोगे कि भाई जब वो सेल्यूकस निकेटर यहाँ चला गया यहाँ से, तो अब उसकी बेटी तो यहीं रह गई, हेलेना। तो अब उसको ये भी तो ध्यान देना था कि मेरी बेटी सही से है या नहीं। तो भाई कोई देखने उखने वाला तो रहेगा तभी तो अब इस तरह से याद कर लो कि उसने एक राजदूत भेजा था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में, जिससे कि वो यहाँ की पूरी जानकारी देता रहे कि मतलब मेरी बेटी सुरक्षित है, तो उसको मिलता रहे जानकारी। इस तरह से याद कर सकते हो। तो जब इसके दरबार में कौन आया? तो मेगास्थनीज आया, बहुत बड़ा दार्शनिक या राजदूत, बहुत जानकारी। देखो साहब, जब मेगास्थनीज आया है भारत, तो ये पाटलिपुत्र में रहा, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में। पाटलिपुत्र जो राजधानी थी मगध की। और ये मेगास्थनीज ही वो व्यक्ति है जिसने इतने विस्तृत तरीके से वर्णन किया है कि जिससे हमें ये पता चलता है कि पाटलिपुत्र का किस तरह से समाज चल रहा था। मेगास्थनीज की इंडिका जो पुस्तक है, ये वो पुस्तक है जिसने बहुत सही तरीके से प्रशासनिक वर्णन किया है पाटलिपुत्र का, जिससे मौर्य सम्राट के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि वो कौन सी पुस्तक है या वो कौन सा राजदूत है जिसने मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है, तो वो मेगास्थनीज ही है, जो सेल्यूकस ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और कई सालों तक ये पाटलिपुत्र में रहा है, और हर चीज इसने डिस्क्राइब की है अपनी पुस्तक इंडिका में। ठीक है। और पाटलिपुत्र के बारे में तो इसने बहुत विस्तृत लिखा है, एकदम बेहतरीन तरीके से, कि बहुत अच्छी नगर प्रणाली है, प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ का, है ना, सब कुछ व्यवस्थित है, अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार नहीं है ना, ईमानदारी है, और हर चीज के लिए दंड विधान है कि कोई अगर कुछ करता है तो उसको किस प्रकार से करें, है ना। पूरी मंत्री परिषद बनी हुई है, सब लोग की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। तो ये सब कुछ इंडिका में लिखा हुआ था, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है। ठीक है। तभी हम लोग ये बता पाए कि ऐसा कोई शासक भी था जो पूरे भारत को अखंड भारत बनाया था। नहीं तो 2500 साल पहले कौन पता करता कि कौन था, जब तक अब एक का कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा। तो हमें इंडिका से पता चलती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई सबको? अब इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, अब समझिए जरा। जब यूनानी लेखक यहाँ पर आने लगे, मेगास्थनीज तो आ ही गया, लेकिन साथ में कई यूनानी लेखक भी आए, तो उन लोगों ने जब अपनी पुस्तक लिखी, तो उन लोगों ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा कि भारत में एक बहुत बड़ा सम्राट है जिसका नाम सेंड्रोकोटस है। सेंड्रोकोटस, अभी हम नोट्स दिखाएंगे, उसमें सब लिखा हुआ है, बस नाम केवल सुन लो। तो सेंड्रोकोटस है। अब वो यूनानी लेखक अपनी भाषा में बोल रहे होंगे सेंड्रोकोटस। तो अब यहाँ के लोग सोचते थे ये सेंड्रोकोटस कौन है? भाई हमारे पूरे भारत में एक ही चक्रवर्ती सम्राट है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य, और कोई दूसरा भारत में है नहीं इस समय। और ये बार बार अपने लेखों में सेंड्रोकोटस बोल रहे हैं। तो उन लोगों ने अंदाजा लगाया, यहाँ के लेखकों ने, राइटर्स ने, कि सेंड्रोकोटस हो ना हो चंद्रगुप्त मौर्य ही है। असल में ये लोग अपनी भाषा में सेंड्रोकोटस बोल रहे हैं, और क्योंकि भारत में इस समय और कोई दूसरा सम्राट है नहीं, तो ये कहीं ना कहीं सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को ही कह रहे हैं।
तो विद्वान आए हमारे, एक विलियम जोन्स, ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा था उस समय, ब्रिटिश काल के समय, तो विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स ने सबसे पहले बताया कि एक्चुअल में ये जो सैंड्रोकोटस लिखा जा रहा है, ये सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य ही है। तो ये जो यूनान के लेखक है, ये लोगों ने सैंड्रोकोटस जो बोला है अपनी भाषा में, वो हमारे यहाँ वो चंद्रगुप्त मौर्य है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, कि सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की थी। तो पहचान का मतलब कि सैंड्रोकोटस किस कोई जानता ही नहीं था कि भारत में कौन है। तो सैंड्रोकोटस का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, ये किसने बताया? विलियम जोन्स, पहले व्यक्ति जिन्होंने ये बताया कि एक्चुअल में जो यूनानी लेखक है जिन्होंने सैंड्रोकोटस बोला है, ये एक्चुअल में हमारे भारत का चंद्रगुप्त मौर्य ही है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने बताया कि सैंडो, नहीं तो सब कोई सैंडोकोटस समझता, किसी को मालूम ही नहीं चलता कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ही नहीं था, वो सैंडोकोटस नाम था। तो सैंडोकोटस सैंड्रोकोटस सब वही मिलता था। अब यूनानी लोग अपनी भाषा यूज करते थे, तो वहाँ के जो मैगजीनीज हैं या जो भी आए थे, तो अब ये लोग सैंडोकोटस यूज किया करते थे, तो पता ही नहीं चलता था, आपको इतिहास ही पता नहीं चलता कौन। तो विलियम जोन्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि एक्चुअल में जो सैंड्रोकोटस है वो चंद्रगुप्त मौर्य ही है। ठीक है, तो यहाँ से चीजें पता चली। फिर एक और आए, जस्टिन, जस्टिन नाम है, यूनानी लेखक है वो भी। तो जस्टिन ने कहा है कि इसने मेन जो उल्लेख किया है, उसने उल्लेख किया है चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के बीच जो भेंट हुई है, जो आपस में मिले हैं ये लोग, जब युद्ध हुआ है या समथिंग, युद्ध तो खैर उस तरह से तो नहीं हुआ था, लेकिन जब ये आपस में मिले तो उनकी भेंट का वर्णन किया कि आपस में मिले हैं ये लोग। तो चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट हुई है सिकंदर से, तो इसका जो वर्णन किया है वो जस्टिन ने किया है। ठीक है, तो ये एक नाम है। एक है प्लूटार्क, प्लूटार्क, ये भी यूनानी है। तो प्लूटार्क ने इनको एंड्रोकोटस कहा है। अब एक्चुअल में ये सब आपको याद करना पड़ेगा, है ना। अब ये सब नाम याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो इसमें याद करना ही पड़ेगा। नोट्स हम दिखाएंगे, उसमें लिखा है, अभी हम तो समझा रहे हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई? विलियम जोन्स ने। ठीक है, सैंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का वर्णन किसने किया है? जस्टिन ने। प्लूटार्क ने क्या बोला है? एंड्रोकोटस बोला है। तो ये सब कहानी चल रही थी। ठीक है, तो ये कुछ बीच में मेन मेन चीजें। अगला पॉइंट, मृत्यु कैसे होती है, तो आपको बता ही चुके हैं हम पहले भी कि चंद्रगुप्त मौर्य असल में क्या करते हैं कि जैन भिक्षु रहते हैं भद्रबाहु, आपको हमने जब जैन धर्म पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि उनके संपर्क में आकर के ये चले जाते हैं कर्नाटक के श्रवण बेलगोला, और श्रवण बेलगोला में ये संलेखना विधि द्वारा, जिसको संथारा भी कहते हैं, जिन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, और वहां पर ये संथारा विधि द्वारा अपना प्राण त्याग देते हैं। तो ये असल में ऐसा हुआ क्यों था, क्योंकि 12 साल का बहुत लंबा अकाल पड़ गया था 298 ईसा पूर्व में। भाई 322 ईसा पूर्व में ये गद्दी पे बैठे हैं, और 298 ईसा पूर्व में लगभग ये अकाल पड़ गया था बहुत लंबा। ठीक है, तो वो 298 ईसा पूर्व में ही वो चले गए थे वहां पर, 298 में वो चले गए थे आपके कहाँ, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। अच्छा याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने कब हराया था? तो आपको बता दें कि सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में हराया था, 305, 305। 322 ईसा पूर्व में वो गद्दी पे बैठे हैं, और 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ है उनका सेलुकस निकेटर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने कब हराया था? 305 ईसा पूर्व में। और इसी के समय अशोक का जन्म होगा। शायद कब जन्म होगा? 304 ईसा पूर्व के आसपास, 304 ईसा पूर्व के आसपास होगा। ठीक है, उसी समय के आसपास। तो अशोक का तब जन्म होगा। तो 305 ईसा पूर्व में उन्होंने सेलुकस निकेटर को हराया था। इतना पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है, तो अब हम जरा थोड़ा सा शेयर कर देते हैं वो चीजें जो बताई हैं हमने, वहां देख लेना, कुछ नाम वगैरह हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो कहानी हमने आपको सुनाई मौर्य काल। देखो स्टूडेंट यहाँ पर इंडिका प्राकृत भाषा में थी, ठीक है, वो सब हम बता देंगे अभी।
ब्राह्मी लिपि और प्राकृत। ये मौर्य राजवंश है। तो मौर्य राजवंश कब से कब चला है? तो मौर्य राजवंश चला है आपका स्टूडेंट 322 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व। ये पूरे मौर्य राजवंश की बात हो रही है। ठीक है, 322 से लेकर 150 ईसा पूर्व तक ये चला है। ओके, संस्थापक कौन है मौर्य वंश का? चंद्रगुप्त मौर्य। कब तक शासन है इनका? 322 से 298। ठीक है, फिर इनका पुत्र बिंदुसार बैठा है गद्दी पे 298 से 272। इनका पुत्र है अशोक 273 से 232। अब इनके कई सारे उत्तराधिकारी होते हैं। ये सारे उत्तराधिकारी सब हमको नहीं पढ़ना है ना। हमको केवल एक दो चीजें याद रखनी है, बता दे कौन सा। एक बृहद्रथ याद कर लेना बस, ये जो सबसे अंतिम शासक है। अब वो भी ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस ये पता करना है कि इसका अंतिम और शासक कौन था। बृहद्रथ था, बस ओनली। ठीक है, तो ये बात हुई। जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात होती है तो चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति, ये देखो कई सारी चीजें लिखी थी कि शूद्र कौन बताता है, तो ब्राह्मण साहित्य है जिसमें मुद्रा राक्षस है वो बताता है कि ये शूद्र थे। ठीक है, बौद्ध साहित्य इनको क्या बताते हैं? छत्री बताते हैं, और जैन साहित्य भी इनको छत्री बताते हैं। तो एक सिंपल सा पॉइंट बस इतना है कि ये दोनों चीजें मानी जाती हैं। सबसे पहले इन्होंने किसको जीता था? तो सबसे पहले इन्होंने जीता था पंजाब और सिंध, वही जिधर सिकंदर का आक्रमण हुआ था, उसी एरिया को मुक्त कराया था इन्होंने सबसे पहले। ठीक है, अब मेन बात है आपकी सेलुकस वाली याद रखनी है। सेलुकस से जब युद्ध होता है इनका, तो सेलुकस से युद्ध होता है तो सेलुकस से युद्ध किस किस ये है, तो ये है एंटियोकस। एंटियोकस, एंटियोकस याद रखना। ये असल में सीरिया का राजा है। सीरिया का राजा है एंटियोकस, ये रहा सीरिया का राजा है एंटियोकस, और इसी का पुत्र है सेलुकस, जो कि आपके सिकंदर का सेनापति भी है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो एंटियोकस का ही पुत्र है जो कि सीरिया का राजा है। एंटियोकस नाम याद रखना, और उसी का पुत्र है सेलुकस, और ये सिकंदर का सेनापति है। इसने भारत पर आक्रमण किया था 305 ईसा पूर्व में, और इसी 305 ईसा पूर्व में ही सेलुकस को हरा दिया है किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, ये उस समय शासन कहाँ पे कर रहा था? तो ये बेबीलोन और बैक्ट्रिया में शासन कर रहा था। इंडिया पे आक्रमण करने से पहले बेबीलोन और बैक्ट्रिया पर शासन कर रहा था। चलिए हम आपको बेबीलोन दिखा देते हैं और बैक्ट्रिया दिखाते हैं कि वो किधर पड़ रहा था। जरा उसको ध्यान देना कि आक्रमण करने से पहले वो कहाँ पर था, है ना। ये है देखो इसमें, ये जो एरिया है ये वाला, ये भारत का है। मौर्यन साम्राज्य, ये पूरा मौर्यन साम्राज्य चल रहा था इधर। ठीक है, पूरा पाकिस्तान से लेकर के उसके आगे का जो एरिया है वो सब था बैक्टीरियन किंग। समझ गए? तो ये जो हमारा एरिया है जो अफगानिस्तान से पहले तक का है, ये अफगानिस्तान का पूरा एरिया इधर से। इसके बाद जो आपका चल रहा है तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ये जितने इधर चल रहे हैं सब, वो सब थे बैक्टीरियन किंग। उस समय उसको बैक्टीरियन किंग कहा जाता था। ठीक है ना, हिंदू कुश की पहाड़ियां थी, तो इसी को पार करके वो आया था। तो यही तो कहा गया था कि हिंदू कुश को पार किसने कर लिया था? तो सिकंदर भी पार कर लिया था हिंदू कुश की पहाड़ियों को, है ना। पार करके वो चला आया था इधर। तो ये बैक्टीरियन किंग था जो मौर्यन साम्राज्य से उस साइड था। समझ गए सब लोग? तो ये इधर का था। बात क्लियर हुई सभी को? तो एक्चुअल में भारत पे आक्रमण करने से पहले वो बैक्टीरियन किंग जो उधर यूनान के साइड था, और जिसको बैक्टीरिया भी कहा जाता था, बेबीलोन, ये उधर शासन करता था। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम वापस आते हैं अपने उस नोट्स पर जो हम आपको क्लियर कर रहे थे। तो आक्रमण हुआ मौर्य का। okay. तो अब देखना स्टूडेंट, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं, बस जल्दी से इसको देख लो। सेल्यूकस से जब सेल्यूकस हार गया तो संधि हम शर्तें, क्या संधि हुई? तो सेल्यूकस ने क्या दिया? ये क्षेत्र दे दिए, देखो आर्कोशिया दे दिया, पेरोपनी शडाई दे दिया, काबुल, हेरात दे दिया, ठीक है, बलूचिस्तान दे दिया। तो ये कुछ एरिया थे जो इन्होंने दे दिया था, तो ये कुछ नाम था। ठीक है, ये एरिया सेल्यूकस ने दे दिया, इसको याद कर लेना, नाम लिखा हुआ है हमने। इनकी पुत्री थी हेलेना, तो हेलेना का विवाह कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य से इसने, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको 500 हाथी दे दिए कि भैया जाओ 500 हाथी ले लो, खुश रहो। और सेल्यूकस ने इनके दरबार में एक राजदूत भेज दिया, कौन सा? मैगस्थनीस।
और मैगस्नी कई सालों तक रहा, उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। क्लियर हुई बात? यहाँ पर जस्टिन, ये जो पॉइंट है, जस्टिन इनको क्या कहते हैं? सेंड्रोकोटस कहते हैं, जबकि प्लूटार्क इनको क्या कहते हैं? एंड्रोकोटस कहते हैं। ये चीज हम समझा चुके हैं। आप चंद्रगुप्त का मौर्य का साम्राज्य आपको हमने बता दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य आप देख ही रहे हो। उत्तर में अगर आप देखोगे तो पूरा हिमालय उत्तर में इनके पास है, ठीक है। और दक्षिण में जाओगे तो कर्नाटक तक का एरिया है, मैसूर वाला जो क्षेत्र था वो था, ठीक है। पश्चिम में जाओगे तो ये जो गुजरात वाला क्षेत्र है वो पूरा लेकर के, पूरब में आपका कहाँ तक है? मगध तक है, बिहार का पूरा क्षेत्र। तो पूरे हिमालय से लेकर के, हिमालय क्या, ये पूरा इधर से क्षेत्र से पूरा लेकर के, ठीक है, पंजाब और सिंध सब लेकर के, तो ये पूरा एरिया से लेकर के कर्नाटक के मैसूर तक इनका शासन चल रहा है। इधर गुजरात का जो सौराष्ट्र है वहां से लेकर के मगध तक चल रहा है। ये पूरा मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के उसमें था उस समय, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा कलिंग को ये नहीं जीते थे। अच्छा, अभी एक पॉइंट क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही एक जैन संगीति हुई थी, आपको बताया था प्रथम जैन संगीति हुई थी स्थूलभद्र के नेतृत्व में, है ना, पाटलिपुत्र में। तो ये आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रथम जैन संगीति हुई थी, और उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? स्थूलभद्र। दो लोग थे ना, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, दोनों याद रखिएगा। 310 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था ये, करीब 310 ईसा पूर्व के आसपास ये संगीति हुई थी, है ना। तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु के साथ ये कहाँ चले गए थे? तो भद्रबाहु के साथ ये चले गए थे श्रवणबेल गोला, श्रवणबेल गोला, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए श्रवणबेल गोला में जो महामस्ताभिषेक होता है वो किसका होता है? श्रवणबेल गोला में जो महामस्ताभिषेक होता है प्रोग्राम हर 12 साल पे, वो किसका होता है? बाहुबली। और ये किसके पुत्र थे आपके? किसके पुत्र थे? ये किसके पुत्र थे स्टूडेंट? बाहुबली किसके पुत्र थे? ऋषभदेव, करेक्ट, ऋषभदेव। महावीर स्वामी नहीं, ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव। तो इतना ध्यान रखना। तो ये छोटी मोटी बातें जो थी आपकी ये कंप्लीट हुई, इतना आपको चंद्रगुप्त मौर्य से याद रखना है पेपर के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी बनाने हैं, केवल कहानी से तो मतलब चलेगा नहीं। तो आपको मेन मेन ये चीजें याद रखनी है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये सेलुकस वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेलुकस वाला ये जो युद्ध हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो इतना भी याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इतना भी अगर आप पढ़ लोगे ना तो भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं हम लोग आगे, देखते हैं कुछ मेन बातें करते हैं जरा, जो चाणक्य हैं और जो मेगास्थनीज हैं, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। जरा ध्यान से देखना नोट्स, कोशिश करना जल्दी चीजें समझ में आ जाए। चाणक्य ने पुस्तक लिखी, उसका नाम है अर्थशास्त्र। अब पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अर्थशास्त्र, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि चाणक्य की इस पुस्तक की तुलना किससे की जाती है? तो मैकियावेली है, ये यूनान की तरफ उधर है, तो वो भी चाणक्य की तरह ही बहुत बड़ा मतलब विद्वान है, मैकियावेली। तो मैकियावेली भी इन्हीं की तरह विद्वान है, और मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखी है प्रिंस नाम से, प्रिंस पुस्तक का नाम है, और चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र। तो कहा जाता है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। इसको पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो मैकियावेली चाणक्य की तरह ही विद्वान है, और जो इसकी पुस्तक है वो प्रिंस, और चाणक्य की जो पुस्तक है वो अर्थशास्त्र, ठीक है। अब ये पूछता है दूसरा क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र में एक्चुअल में डिस्क्रिप्शन क्या है? तो अर्थशास्त्र में डिस्क्रिप्शन किस चीज का है? राजनीतिक नीतियां हैं कि शासन कैसे चलाना है ना, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि अर्थशास्त्र में सब लोग आर्थिक लिख के आ जाते हैं कि अर्थशास्त्र रिलेटेड है, बट एक्चुअल में ये राजनीतिक है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, जिसमें शासन कैसे करना है ये बताया गया। तो इसी क्रम में चाणक्य ने राजा के लिए 7 सिद्धांत बताए हैं कि एक राजा को राज्य चलाने के लिए ये सप्तांग सिद्धांत फॉलो करना है। ये आपको याद करना है। देखना, सबसे पहला कौन है? राजा, ठीक। तो योग्य राजा होना चाहिए, ठीक, ये चाणक्य का कहना है। दूसरा, अमात्य, अमात्य मतलब उसके मंत्री लोग, जो मंत्री हैं वो मंत्री अच्छे होने चाहिए। तीसरा, जनपद, भाई आपका जो जनपद है वो भी संपन्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास संसाधन होने चाहिए, है ना।
जैसे अगर आप हमारे पास अगर लोहे की प्रचुरता है तो हम लोग लोहे से हथियार ज्यादा बना सकते हैं। अगर खेती अच्छी हो रही होगी तो हम लोग संपन्न होंगे। तो जनपद दुर्ग, ठीक है, दुर्ग होना चाहिए जिससे मतलब सुरक्षा हो सके। कोस, अन्नागार, सॉरी, कोस मतलब धन होता है, तो धन्नागार, तो धन मतलब हो गया, तो कोषागार का मतलब हो गया कि धन आपके पास होना चाहिए। ठीक है। दंड, और दंड विधान भी होना चाहिए। मतलब अगर कोई कोई आप मतलब क्राइम करता है तो उसके लिए भी आपके पास उसके लिए उचित उपाय होने चाहिए। और मित्र, तो ये 7 हैं जो इन्होंने सप्तांग सिद्धांत बताया चाणक्य ने किसी भी राजा के लिए कि अच्छे साम्राज्य को अगर चलाना है तो ये चीजें होनी चाहिए। पहला कौन? राजा। दूसरा कौन? अमात्य। तीसरा कौन? जनपद। चौथा कौन? दुर्ग। पांचवा कौन? कोष। छठवां कौन? दंड। और सातवां कौन? मित्र। देखो, इन्होंने न्यायालय का भी, मौर्यकालीन न्यायालय का भी वर्णन मिलता है, न्यायालय व्यवस्था भी थी। जैसे हम दंड की बात कर रहे हैं ना, तो पूरी न्यायालय की व्यवस्था थी। और उस समय जो न्यायालय था उसका नाम था धर्मस्थीय, एक था धर्मस्थीय, ये लिखा हुआ है। और दूसरा था आपका कंटक शोधन। तो 2 न्यायालय भी थे उस समय। ठीक है ना, बहुत अच्छी व्यवस्था थी मौर्य साम्राज्य की, है ना। अभी देखेंगे अशोक के समय और विस्तृत तरीके से। तो मौर्यकालीन न्यायालय थे आपके धर्मस्थी और कंटक शोधन। तो धर्मस्थी जनरली सिविल टाइप का था, जनरल वगैरह। और ये था बहुत ज्यादा, जैसे क्राइम वगैरह कोई कर देता था तो वो कंटक शोधन वगैरह था, उस पर दिया जाता था। समझ में आई बात हमारी? ठीक है। तो चलिए बताइए सभी लोग, आचार्य कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? बोलिए जल्दी, जल्दी जल्दी जल्दी। कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र। ठीक, सबको नाम याद आ गया, अर्थशास्त्र। चलो कैमरा ओपन करो जरा, 2 मिनट। जग जाओ सभी। हाँ, प्रसन्न मुद्रा में सब दिखाई दे रहे हैं, गजब, सब खुश लग रहे हैं। ये देखो, ये पड़े हुए हैं आशीष। एक बहुत बढ़िया अच्छी कहानी सुन रहे हो। वैक्सीन लगवाए होगे, हमें पता है, जो सोया होगा वो यही कहेगा मैं वैक्सीन लगवाया हूँ, सही है। ओके। तो मीनू, शिवरतन, अभिषेक, आकाश, भानु, राजरानी, आकांक्षा, सुशील। अच्छा, तबीयत खराब है, ओके ओके, आराम करो, ठीक हो। ममता, विश्वकर्मा, संतोष। चलिए, जब तक हम आप लोग को देख रहे हैं, हम आप लोग को देख रहे हैं, ठीक है, और हम आप लोग को देख रहे हैं, तब तक आप आंसर दीजिए अर्थशास्त्र के सप्तांग सिद्धांत का, जल्दी से। सातों सिद्धांत लिखिए। गौरव, मीरा, सौरभ, चलो सब जगह हुए हैं भाई। हिमांगी, उमेश, भैया आप लोग को टाइप करना है, सप्तांग सिद्धांत लिखने हैं, 7 चीजों के बारे में जो बताया उन्होंने अर्थशास्त्र में। सृष्टि, सब जग रहे हैं क्या? आरती, अंजना, काजल, ठीक है। अच्छा, ये वो समय है जिस समय जो गर्ल्स हैं वो अपनी एक्चुअल अवस्था में दिखाई देती है, मतलब ना बहुत ज्यादा तामझाम और ये सब कुछ नहीं दिखता। नहीं तो अगर और थोड़ा समय होता ना, 10-11 बज रहा होता, तो बढ़िया सुंदर सुंदर सब दिखते, काजल वाजल सब लगा करके और पूरा व्यवस्थित दिखते सब। ये है, एकदम सही दिख रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल एक्चुअल है। लड़कों को मतलब है नहीं है, लड़कों से, लड़कों को ज्यादा मतलब नहीं होता। उठे आंख आंख धुली तो धुली, नहीं तो बस, बस सर जलवा है हम लोग का। हाँ जी, आंसर आ रहा है कि नहीं? सप्तांग सिद्धांत। रौनक, अभिषेक कुमार, हर्षवर्धन, कोमल, श्रुति, रंजना, पंकज, आशीष। बाकी सब लोग ऑन नहीं किए, क्यों भाई? प्रीति, तुम लोग खाली ऑन करके बस चल देते हो क्या इधर उधर? वीडियो क्यों नहीं ऑन होता है? ठीक है, चलो सबने लगभग याद कर लिया होगा। देखिएगा, अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा वो
अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया है, इसमें 7वां अंग कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने जो सप्तांग सिद्धांत दिया है, इसमें जो 7वां अंग है वो कौन सा है? जो 7वां अंग है वो मित्र है, जो सबसे लास्ट में लिखा गया है। 7वां अंग मित्र है, ये क्रम से लिखे गए। ठीक है, तो ये ऐसे ही याद नहीं करना है, वो सही तरीके से याद करना है। ये क्वेश्चन ही पूछा गया था जिसको आप ध्यान नहीं देते। क्वेश्चन आता है और आप बना नहीं पाते और आपका 1 नंबर चला जाता। तो अर्थशास्त्र में जो सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं उसमें 7वां कौन है? तो मित्र है उसमें। देखिए, एक कुशल प्रशासक की चीजें बताई गई हैं। अर्थशास्त्र कोई छोटी मोटी किताब नहीं है और चाणक्य कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, बहुत बड़े। जब देखो राजनीति में जब कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसको कहा जाता है चाणक्य है, चाणक्य का नाम दिया जाता है उसे। जैसे लोग अमित शाह को चाणक्य बोलते नहीं है, जैसे कहते हैं कि ये चाणक्य का काम कर रहे हैं, इस तरह से बोला जाता है। तो जैसे प्रशांत किशोर है, तो प्रशांत किशोर को कहा गया था कि ये चाणक्य की नीति अपना रहा है और कई सारे पार्टियों को जिता रहा है। तो चाणक्य का मतलब इस तरह से जो मेन लोग कुछ काम करें उस पार्टी में, तो उस हिसाब से उनको चाणक्य नाम दे दिया जाता है। और ये सब चीजें सप्तांग सिद्धांत से ही है। कैसे? राजा योग्य होना चाहिए। चाणक्य का सीधा सीधा कहना है राजा योग्य होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़े से बड़ा साम्राज्य भी नष्ट हो जाएगा अगर वो राजा योग्य नहीं है तो। दूसरा, अमात्य, मंत्री उसके सही तरीके से काम करने वाले होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए। राजा बहुत ईमानदार होगा भी, शक्तिशाली होगा भी, और अगर उसके मंत्री अच्छे नहीं है तो भी ये गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, तुम किसी का भी शासन ले लो, जैसे मान लो भारत में अगर किसी की बात कर लो, हम किसी पार्टी से नहीं कर रहे, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे मान लो कांग्रेस का शासन चल रहा है, तो कांग्रेस में कोई प्रधानमंत्री आए। अब कांग्रेस में कोई प्रधानमंत्री आए तो उस समय वो बहुत अच्छा काम किए, लेकिन अब उनके अंडर में मंत्री हैं, पूरा मंत्रिमंडल है ना, अब पूरा मंत्रिमंडल है, तो अब प्रधानमंत्री को बहुत अच्छा काम कर भी ले, लेकिन अगर उसके मंत्रिमंडल काम नहीं कर रहा ढंग से, तो फिर सीधा सीधा उंगली किसके ऊपर उठेगा? राजा के ऊपर उठेगा। बात समझ रहे हो? काम सब मंत्री करेंगे, लेकिन उंगली किसके ऊपर आएगी? राजा के ऊपर आएगी, और ये उसके साम्राज्य को खत्म करने का काम भी कर देंगे। आगे चल के आपको दिखेगा कि बड़े से बड़ा साम्राज्य उनके सेनापतियों द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। अब जैसे ही मौर्य साम्राज्य आगे बढ़े, खत्म होगा ना मौर्य साम्राज्य के बाद, ये पूरा फिर आगे सामंती व्यवस्था चलेगी, उन्हीं का सेनापति उनको मारेगा और ये कई वंश तक चलेगा। अगला आएगा उसका सेनापति उसको मार देगा, फिर वो अगला आएगा उसका सेनापति उसको मार देगा। तो राजा को अगर शासन करना है तो उसकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए अपने मंत्रियों पर। ठीक है, जो उसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके अंदर एक डर होना चाहिए, काम करेंगे तो आप रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। अरे सो तो नहीं रहे हो तुम लोग कहानी सुन सुन के? हैं भैया, थोड़ा ध्यान रखना। तो ये अमात्य है, तो इस तरीके से चीजें हैं। तो मतलब एक होना चाहिए पकड़, आपको ये पता चल जाए कि आपके मंत्री क्या कर रहे हैं, वही है कुशल प्रशासक। चाणक्य ने इस चीज पे बहुत ध्यान दिया था, बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, और चाणक्य ने गुप्तचर छोड़ दिए थे। सबसे बड़ी खासियत इनकी यही थी, पूरे साम्राज्य में गुप्तचर बनाए थे इन्होंने, बहुत सारे गुप्तचर। हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति का मतलब हर मंत्री के लिए लगभग गुप्तचर था, और एक गुप्तचर के ऊपर एक गुप्तचर था। अब समझो जरा इनकी व्यवस्था, समझो कि इन्होंने मंत्रियों के लिए भी गुप्तचर रखे थे और उस गुप्तचर के लिए गुप्तचर रखा था। मंत्री अगर कोई गड़बड़ करते हैं तो उसकी जानकारी गुप्तचर से मिलेगी, और गुप्तचर कुछ करता है तो उसकी जानकारी दूसरे गुप्तचर से मिलेगी। पूरे साम्राज्य में कहा क्या होता था ये चंद्रगुप्त मौर्य को पता होता था, केवल पाटलिपुत्र में बैठे बैठे उनको मालूम होता था कि पूरे अखंड भारत में क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है। चाणक्य ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, तब ये अखंड भारत बना था। नहीं तो इतना मजाक नहीं होता कि आप बिहार में बैठ करके और आप पाकिस्तान वाले एरिया को कवर कर रहे हैं, और आप मगध में बैठे हैं और आप कर्नाटक को शासित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी, तभी ऐसा हुआ होगा। तो सप्तांग सिद्धांत में इन्होंने ऐसा बोला कि राजा कुशल होना चाहिए, साथ में उसके मंत्री अच्छे होने चाहिए जो राजा का साथ देने वाले हों, नहीं तो प्रजा जो है वो राजा को फिर अयोग्य मानेगी। ठीक है, दूसरा, अब इसके आगे चलोगे तो जनपद, आपके शासन में आपका जनपद, आपका क्षेत्र, आपकी भौगोलिक स्थिति बहुत मदद करेगी। जैसे कि पाटलिपुत्र, जो कि पहले जो राजगीर था, तो राजगीर आपको पता होगा कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ, तो एक दुर्ग था वो, जिसको जीतना इतना आसान नहीं था चारों तरफ से। जब पाटलिपुत्र इन्होंने बनाया तो पाटलिपुत्र भी जल दुर्ग था,
पूरा घिरा हुआ था नदियों से, तो इसको भी जीतना आसान नहीं था। तो भौगोलिक स्थिति आपकी बहुत मैटर करती है, साथ में आपको साम्राज्य चलाने के लिए संसाधन की जरूरत पड़ेगी, तो आपको हर चीज होना चाहिए वहां पर, ठीक है ना, कि कैसे क्या है अवेलेबल हो जाए तुरंत। तो एक जनपद क्षेत्र किस प्रकार का है ये भी मैटर करता है ना। और अब देखिए आप समझिएगा कि भारत पे ही आक्रमण क्यों हुए। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? कुषाणों के समय में जब कुषाण आएंगे तो वाकई सोने की चिड़िया था। सबसे ज्यादा सोने के शुद्ध सोने के सिक्के शुद्ध कुषाणों ने चलाए थे। इतना ज्यादा सोना था उस समय, इतना ज्यादा सोना था कि क्या बताया आपको। ये जो पाकिस्तान वाला एरिया था, हिंदू कुश के आसपास का जो क्षेत्र पड़ता था, पामीर का पठार, ये जो इधर उत्तर में पड़ता था आपका, यहाँ सोने के भंडार मिले थे कनिष्क के समय, सोने के भंडार प्राप्त हुए थे बहुत ज्यादा। तो ये लोग सोने के सिक्के ही चलाते थे जनरली शुरुआत में, और वो भी प्योर शुद्ध सोने के सिक्के चलते थे। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सोने का भंडार कनिष्क के समय में ही मिला था, ठीक है। तो वाकई सोने की चिड़िया थी। दूसरा, हमारे साम्राज्य, हमारे भारत की स्थिति बहुत अच्छी थी। बाकी सब कबीले लोग थे जो बाहर थे, कुछ था ही नहीं, सब एकदम जंगली टाइप के लोग। एक यूनान को अगर छोड़ दें, केवल मिस्र और सीरिया वगैरह को छोड़ दें, तो बाकी ये जो लोग आए हैं मंगोलिया से, और ये जितने आक्रमण हुए, अरब आक्रमण, तुर्की आक्रमण, सब कबीलाई लोग, सब जंगली लोग। ये इस तरह के लोग थे जिनको कोई जानकारी नहीं, किनको कुछ नहीं था, खाने पीने के लिए कुछ था नहीं, रेगिस्तान वाले एरिया। तो खोजते खोजते चले आते थे, तो भारत को देखते थे। जब भारत की जानकारी इन लोगों को मिलती थी व्यापारियों के थ्रू, तो कहते थे ये बहुत साम्राज्य है, यहाँ आक्रमण होते थे, तो भारत से आक्रमण होते थे बहुत ज्यादा। और यहाँ पे लूटने के मकसद से पहले होता था, केवल लूटना था, धन, धन लूटने के लिए होता था। जहाज भर भर के, पानी के जहाज भर भर के लोग लेके चले जाते थे। फिर जब मुगल आए तो उन लोगों ने परमानेंट व्यवस्था करनी शुरू कर दी थी यहाँ पर, कि रहना है अब हमें, ठीक है। तो इस तरह से चीज चला करती थी। तो क्या था आपका कि राजा हो गया, राजा के बाद आपका अमात्य हो गया, फिर आपका हो गया कौन, जनपद क्षेत्र होना चाहिए। जनपद के बाद दुर्ग। केवल जनपद से मतलब नहीं चलेगा, क्षेत्र होने से मतलब नहीं चलेगा, सुरक्षा करनी पड़ेगी उसकी, किलेबंदी करनी पड़ेगी, उसको बाहरी आक्रमण से बचाना होगा, समझ गए। मगध साम्राज्य का या मौर्य साम्राज्य का उस समय स्थापित होना, इसका एक रीजन और था, मौर्य ने पूरी सीमा को सुरक्षित कर लिया था, पश्चिम से लेकर के, पूरब से लेकर के दक्षिण तक। इसने ऐसी किलेबंदी कर रखी थी, ऐसी चीजों को बना रखा था, प्रांतीय साम्राज्य बना रखा था, अधिकारियों को नियुक्त कर रखा था, सेना बना रखी थी, और करीब करीब इसमें 4 क्षेत्र बना रखे थे। जैसे आज समझो ना कि मेन क्षेत्र, जैसे दिल्ली एक मेन क्षेत्र हो गया, एक मुंबई हो गया, एक कलकत्ता हो गया, एक चेन्नई हो गया, आपने 4 क्षेत्रों में बना रखा है। तो ये सब वही उसी काल की देन है। तो वहां पर एक मेन मेन आपने बना रखा है कि ऐसे ऐसे लोग रहेंगे, कंट्रोलिंग पावर। तो ऐसे वो लोग भी, मौर्य पावर भी करता था। उत्तर में एक रख देता था, वहां पर एक नियुक्त कर दिया जाता था, वो पूरा उत्तरी क्षेत्र देखेगा। एक को पश्चिम में बना दिया जाता था शासक को, वो वहां देखता था। एक दक्षिण में बना दिया जाता था, एक पूरब में वो खुद था मगध में। तो इस तरह से व्यवस्था कर रखी थी पूरी। और जितने भी पड़ोसी क्षेत्र थे सबको मिला रखा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। कोई भी पड़ोसी क्षेत्र इनके खिलाफ नहीं था। जितनी जनजातियां थी, जितने कबीलाई लोग थे, सबको इन्होंने जैसे मर्जी था उस तरह से इन्होंने मिला रखा था अपने साथ। पूरे साम्राज्य में कहीं भी कुछ भी होता था, उसकी जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य को होती थी। चाणक्य ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, ठीक है। तो उसकी किलेबंदी कर रखी थी। अब यही आज की डेट से समझो, आज का डेट जो हमारा भारत है, तो भारत हो गया, इसका कोई प्रशासक होगा, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री योग्य होने चाहिए, ठीक। प्रधानमंत्री के एक मंत्री कैबिनेट है, जो उस समय के अमात्य लोग होते थे, तो अमात्य के अंदर में मंत्रिपरिषद वगैरह हुआ करती। तो आज का ये जो मंत्रिपरिषद है, ये इनकी हेल्प करने के लिए जो मंत्री हैं, समझ गए। भारत का पूरा जो क्षेत्र है वो एक जनपद क्षेत्र हो गया, पूरा हमने मान लिया। इसकी सुरक्षा करने के लिए आपको आर्मी तैनात करनी पड़ेगी। पाकिस्तान वाले एरिया पे आर्मी तैनात है, चाइना पे। अगर हम एक बार भी आर्मी को कमजोर करेंगे, हटाएंगे, आक्रमण तुरंत हो जाएगा। तो आप कितने भी संपन्न हो, अगर आप आर्मी नहीं रखते हैं, आप अपने सुरक्षित नहीं रखते हैं, तो चीजें गड़बड़ होंगी। ये सब चाणक्य के समय का चल रहा है सप्तांग सिद्धांत, समझिए 2500 साल पहले, समझ लीजिए ये व्यवस्था चल रही है पूरी। तो ये बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ और माने गए हैं राजनीतिज्ञ, जो चाणक्य माने गए हैं। सारी व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी अपने साम्राज्य में उस समय। फिर उन्होंने कहा कि जनपद है, दुर्ग बना लिया, लेकिन इसको चलाओगे कैसे? जब पैसा ही नहीं होगा, तुम सेना कैसे रखोगे, जनता के खर्च कैसे उठाओगे? तो कोष की व्यवस्था की गई थी, कोषागार। कोषागार कैसे प्राप्त होगा? कर वगैरह, टैक्स लगा करके। तो टैक्स की व्यवस्था की गई थी, लेकिन टैक्स बहुत ज्यादा नहीं लगाया गया था, इतना लगाया गया था जिस हिसाब से जनता उसको
सहन कर सके। तो टैक्स की व्यवस्था की गई थी बहुत अलग अलग क्षेत्रों में, तो टैक्स की व्यवस्था थी। ठीक है। दंड विधान था। दंड क्या था? अगर आप टैक्स की चोरी करते हैं, सीधे मृत्यु दंड था। टैक्स की चोरी मतलब मृत्यु दंड सीधा। तो कठोर नियम बनाए गए थे, बहुत ज्यादा कठोर नियम थे। टैक्स की चोरी पे बहुत ज्यादा कठोर नियम था। आज की डेट में टैक्स चोरी समझ रहे हो, वो जानते थे कि अगर टैक्स की चोरी होगी, पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो हम इतनी बड़ी सेना नहीं रख पाएंगे, और सेना नहीं रख पाएंगे तो हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वो सारे कमजोर पड़ जाएंगे और हम हार जाएंगे। अब 6 लाख की पैदल सेना रखना मजाक नहीं था, है ना। उस समय की बात हो रही है। तो उनको खर्च देना है, उनको बहुत सारी चीजें करनी है, तो टैक्स की व्यवस्था कर रखी थी इन्होंने। और आपको बता दें कि मौर्य काल ही वो समय है जिसमें सबसे बड़े अधिकार, सबसे ज्यादा अधिकारी की व्यवस्था है। हर क्षेत्र का अधिकारी है। जितना तुम आज देखते हो स्टूडेंट, गांव से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के मंडल लेवल से लेकर के राज्य लेवल से लेकर के देश के लेवल तक, जितने अधिकारी आप देखते हो सारा मौर्य साम्राज्य में था, सब था। ग्राम प्रधान से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेकर जो आप तुम डीएम देख रहे हो, आप जो जितने भी राजस्व विभाग देख रहे हो, जो न्याय का देख रहे हो, जो तुम मंडल में देख रहे हो मंडल अधिकारी, फिर तुम उसमें ऊपर जाओगे वहां देखोगे सारी व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थी। सब मतलब तुम गिनती नहीं कर पाओगे कि अधिकारी लगभग 40-40 से ऊपर ही मतलब थे जो उनकी व्यवस्था कर रखी थी उसने। उन्होंने तो एक समिति बना रखी थी, एक समिति में 5 सदस्य, करीब 5 सदस्य थे, और 6 समिति बना रखी थी जो केवल सेना को देखता था, बस नौसेना को देखता था, पैदल सैनिक को देखता था, उसमें हथियार कौन लाने हैं वो देखता था। तो बहुत बेहतरीन व्यवस्था थी। ये डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है, आपके लिए ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे इसमें। तो अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि 7 जो सप्तांग है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, ठीक है, 7 को याद रखना। फिर लास्ट है मित्र। मित्र बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है अच्छे मित्र ही सबसे जरूरी है, ठीक है। अगर सीधा मित्र भी है तो रख लीजिए, उसकी अपेक्षा जो कुटिल मित्र है, उनका सीधा कहना है कि अगर कुटिल मित्र है आपसे, सामने तो कुछ और बात करता है, पीठ पीछे कुछ और बात करता है, तो इनको छोड़ देना चाहिए। हाँ, ऐसा मित्र जो सीधा साधा है लेकिन आपके खिलाफ नहीं जाता, फिर भी वो सीधा है, भले आपकी बहुत मदद वो नहीं कर पा रहा है, वो ज्यादा अच्छा है आपके कुटिल मित्र की अपेक्षा, ठीक है। क्योंकि कुटिल मित्र कब धोखा दे देगा आपको समझ नहीं। और मित्र आपके राजा के कान है। अगर मित्र अच्छा होगा तो वो आपको बताएगा कि कहाँ क्या चल रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे मित्र बना रखे थे राजाओं को, क्षेत्रीय राजाओं को, हर तरफ चाणक्य की मदद से। कहीं कुछ होता था, आक्रमण अगर होना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य को पता चल जाता था पश्चिम वाले एरिया से आक्रमण होने वाला है, उनने सीधी व्यवस्था कर दी, निपट गए वो लोग। तो खैर आक्रमण की तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी, सेलुकस के अलावा फिर किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि चंद्रगुप्त मौर्य पे कोई आक्रमण कर दे, और किया भी गया था तो वो सब हार गए थे। तो इस तरह की चीजें आपकी थी। तो सप्तांग सिद्धांत क्लियर हुआ सभी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने बोला था 7 सिद्धांत जो अर्थशास्त्र में थे, जो बनाए गए थे व्यवस्था के लिए। राजा, योग्य राजा, अमात्य, जनपद, जनपद के बाद दुर्ग, दुर्ग को चलाने के लिए फिर आपको कोषागार यानी कि धन होना चाहिए, फिर उसके बाद दंड विधान है, और फिर उसके बाद मित्र। समझ में आई बात हमारी? और न्यायालय व्यवस्था बना रखी थी, जैसे हाँ आज की न्यायालय है उस तरह उनके समय भी 2 न्यायालय बने गए थे, एक सिविलियन के लिए था और एक जो क्रिमिनल कोर्ट था, जो बहुत ज्यादा उस तरह के होते थे काम, उनके लिए भी बना रखा था। नाम आज की तरह नहीं था, हाईकोर्ट वगैरह नहीं था, कंटक शोधन इस तरह के नाम थे उस समय, ठीक है, धर्मस्थी और कंटक शोधन। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? तो अर्थशास्त्र की बात समझ में आ गई सबको? अर्थशास्त्र क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इंडिका की बात भी मैं आज ही कर लेता हूँ, दूसरी पुस्तक की थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम इंडिका की भी दे देते हैं कि इंडिका क्या था आपका, उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान से समझ लेना, है ना। इसको भी खत्म कर देते हैं। जो इंडिका किसने लिखी है? मैगस्थनीज ने लिखी है। मौर्य वंश, पेज नंबर कौन सा? 3rd है ना। ये कौन सा आ गया? अच्छा, ये तो अलग पेज आ गया, अशोक वाला आ गया। मौर्य काल, हाँ ये देखो, अब यहाँ देखना, इसकी बात हम कर लिए, चाणक्य की इतनी बातें थी, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव पेपर की जितना आपके लिए जरूरी है, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए जितना जरूरी है वो होता है। हाँ, इसमें एक और पॉइंट याद कर सकते हो, ये नीचे
ये पाटलिपुत्र में बुलंदीबाग और कुम्भलहार, खैर ये अरसास में नहीं है, और ये अलग से ये मेगास्थनीज ने बताया ये सब। तो पाटलिपुत्र में बुलंदीबाग और कुम्भलहार में मौर्यकालीन लकड़ी के विशाल भवनों के, ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ये इस तरह से पूछा गया है कि जो महल बना करते थे उस समय पाटलिपुत्र में, जो चंद्रगुप्त के महल देखने को मिले हैं वो किस चीज के बने होते थे, तो लकड़ी के बने होते थे, ठीक है ना, ऐसा कुछ बोला गया है कि वो लकड़ी के देखने को मिले। और जगह कौन सी है पाटलिपुत्र में, वो तो बुलंदीबाग और कुम्भलहार दो जगह हैं, यहाँ से मिला हुआ है। तो चंद्रगुप्त का महल ये लकड़ी का, ऐसा कुछ कहा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो पॉइंट है, ये क्या लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको इंक्लूड कर लिया था। ये मतलब कौन सा ऐसा अभिलेख है जो ये बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है वो गुजरात के क्षेत्र में भी था, मतलब पश्चिम वाले क्षेत्र में भी था। तो असल में गुजरात वाले क्षेत्र में एक अभिलेख मिला है जिसको स्टोन कहा जाता है रुद्र दामन का अभिलेख, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये याद कर लेना, ये पूरे हिस्ट्री में पढ़ते जाओगे और ये आता जाएगा, आगे के 3-4 चैप्टर तक ये चलता रहेगा नाम। तो रुद्र दामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, ये वहीं गिरनार की पहाड़ियां हैं सौराष्ट्र में, गुजरात में, तो वहां पे मिला है। तो यही हमें जानकारी देता है कि असल में चंद्रगुप्त का एक मंत्री है जो पुष्यगुप्त है, उसने बांध बनाए थे वहां पर गुजरात में, ठीक है। और सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया था जो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य का शासन यहाँ पे चलता था, ठीक है। तो ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, बार बार, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, है ना, ध्यान रखिएगा। हेलो, वॉइस नहीं आ रही क्या स्टूडेंट? वॉइस आ रही है ना? आ तो रही है वॉइस, जिसको नहीं आ रही वो अपना नेटवर्क चेक करे भाई, ठीक है। चलो जल्दी से मेगास्थनीज वाला देख लेते हैं। तो मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ने कौन सी रचना की है? इंडिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। पूछा जाता है कि मेगास्थनीज की किस पुस्तक में मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था में देखने को मिलती है, तो इंडिका में, ठीक है। कब से कब तक रहा ये? तो 304 में आया था, 304 ईसा पूर्व में आया था, और 299 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य में रहा था ये। और चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, आर्थिक जितनी व्यवस्थाएं थी सबके बारे में इसने वर्णन किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि किस पुस्तक से हमें विस्तृत जानकारी मिलती है? इंडिका से मिलती है, ठीक है। स्ट्रोबो जो है यूनानी ये राइटर है, इन्होंने इंडिका को कहा है कि ये असत्य और अविश्वसनीय, मतलब ये इसमें कुछ बड़ा चढ़ा के बोला गया है, ये स्ट्रोबो का मानना है। बट आज की डेट में सबसे ज्यादा विश्वसनीय इंडिका को ही माना जाता है, इसी को सारी चीजें मानी जाती हैं। अच्छा, दूसरा, इन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी दी है, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि असल में जब उस समय मौर्य काल चल रहा है तो उस समय दासता नहीं था, मतलब दास हमको देखने को नहीं मिले हैं। और पाटलिपुत्र की जो प्रशासन व्यवस्था उसकी बहुत तारीफ करी है कि इसका जो नगर का प्रबंध है वो बहुत बेहतरीन तरीके से है। एक नगर परिषद बनाई गई है, उसमें 6 समितियां हैं और हर समिति में 5 सदस्य हैं, और ये पूरे समाज को देख रहे हैं वहां पर। 5 सदस्य का मतलब टोटल हो गए 30 सदस्य। तो हर समिति अपना अपना अलग अलग काम कर रही है। जैसे तीसरी समिति जो है ये जन्म और मृत्यु से देखती है, जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र ये सब बनाना होता है, जो आज भी देखने को मिलता है नगर पालिका या उसमें जाओगे नगर निगम में, तो ये जो आपका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है वो नगर देखती है, नगर प्रशासन। तो ये वहीं से लिया गया है, मौर्य काल से लिया गया है, जो आज भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इसकी थर्ड समिति उस समय किया करती थी ये काम, ठीक है। जो छठवीं समिति थी उस तरह से अगर कर की चोरी होती थी तो उसको मृत्युदंड दिया जाता था। तीसरे से 6 समितियां थी जो इस काम को देखती थी, जो केवल पाटलिपुत्र के लिए बनाई गई थी, और इस तरह से पूरे साम्राज्य में व्यवस्था की गई थी, ऐसा कहता है कौन? मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज एक और वर्णन करता है, जिस तरह से चाणक्य सप्तांग सिद्धांत देते हैं उस तरह से मेगास्थनीज कहता है कि समाज में 7 वर्ग हैं, 7 वर्ग हैं जो मेन काम कर रहे हैं। वो 7 वर्ग कौन है? एक तो दार्शनिक है, कृषिक है, कृषि करने वाला, एक शिकारी पशुपालक है, एक व्यापारी वर्ग है, एक शिल्पी वर्ग है, एक योद्धा वर्ग है, एक निरीक्षक वर्ग है, और एक मंत्री वर्ग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि मेगास्थनीज अपने पुस्तक इंडिका में कितने वर्ग की व्याख्या करता है? उस समय 7 वर्ग की व्याख्या करता है कि उस समय समाज में 7 तरह के वर्ग चल रहे हैं, है ना। दार्शनिक लोग हैं वहां पे जो विद्वान लोग हैं, कृषक जो खेती वगैरह करते हैं, शिकारी और पशुपालक पालन करने वाले हैं, व्यापारी लोग हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो शिल्पी हैं जो का मतलब वो हैं मूर्तिकार वगैरह, ये हैं। योद्धा लोग हैं, और निरीक्षक है, मंत्री, ये आपको याद करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई सबको, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। अगर हम लोग देख तो यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं, बिंदुसार का छोटा सा पॉइंट है। बिंदुसार बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है स्टूडेंट, मेन टॉपिक हमारा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, बिंदुसार में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई है 298 में, 298 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई है। अब गद्दी पे कौन बैठा है, बिंदुसार। अब गद्दी पे कौन बैठा है, तो बिंदुसार बैठा है, ठीक है। 298 से 272 ईसा पूर्व इसका माना जा रहा है। माता दुर्धरा, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बस जितना याद रखना है वो समझ लो, बिंदुसार के लिए याद क्या करना, ये चीजें याद करनी है केवल। देखो कौन सी याद करनी है, अमित्रोकेडीज किसको कहा गया है, ये आप लोग याद कर लेना। जब क्लास खत्म हो जाए, जब टाइम मिले तो याद कर लेना। बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा गया है। संस्कृत में इसका मतलब है अमित्र घात, शत्रुओं का नाश करने वाला, पहला पॉइंट। दूसरा आपको याद करना है, जैन ग्रंथ इसको सिंहसेन कहते हैं। सिंहली श्रीलंका के जो कुछ पुस्तकें हैं जिसको दिव्यावदान कहा जाता है, उनके अनुसार तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और उसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था, ठीक है। ये चीज तो ध्यान रखिएगा, बिंदुसार ने अशोक को किसको भेजा था, तक्षशिला में अशोक को भेजा था। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया का जो राजा एंटियोकस है, उसने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। डाइमेकस, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। डाइमेकस राजदूत किसके राज दरबार में आया था, तो डाइमेकस राजदूत आया था बिंदुसार के दरबार में। तो जब बिंदुसार के दरबार में आता है तो बिंदुसार उससे 3 चीजें मंगवाता है, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्लीनी के अनुसार मिस्र का एक राजा है टालमी द्वितीय फिलाडेल्फ, ठीक है। ये डायनोसियस नीचे दिख नहीं रहा आपको, ये है डायनोसियस। डायनोसियस 2 राजदूत हैं, एक आता है सीरिया से जिसका नाम है डाइमेकस, और एक आता है आपका कहां से, मिस्र से, जिसका नाम है डायनोसियस। 2 पॉइंट आपको याद रखने, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है बिंदुसार से, क्लियर है। ये नोट से ही याद कर पाओगे, क्योंकि आप पहली बार अगर नाम सुन रहे हो तो आप हम बोलेंगे भी तो याद नहीं कर पाओगे। हम केवल बोलेंगे तो जैसे थोड़ा याद कर लेना। एक था डाइमेकस, डाइमेकस, और एक था आपका डायनोसियस। तो ये क्वेश्चन डाइमेकस वाला बहुत बार रिपीट हुआ है कि सीरिया के राजा एंटियोकस ने किसको बिंदुसार के मतलब किस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, तो डाइमेकस को भेजा था, ठीक है, याद रखिएगा। डायनोसियस। कल से हम लोग अशोक की शुरू करेंगे बात। तो अशोक को शुरू करने से पहले हम कुछ चीजें बता दें, पृष्ठभूमि सुन लेना ध्यान से, ताकि कल अशोक का चीजें क्लियर समझ में आ जाए। बिंदुसार जो है, अब सुनिएगा जरा, कि जो अशोक है, अब अशोक का कहा गया कि करीब 101 भाई बहन है ये लोग, मतलब लगभग 99 भाइयों को मारा है अगर उसने कहा है, तो बिंदुसार ने कई शादियां की होंगी, इसका अंदाजा ये है, ठीक है। जो बिंदुसार का बड़ा बेटा है वो है सुसीम। सुसीम नाम है, सुसीम, ठीक है। ये भी नोट्स में है, जब कल अशोक का पढ़ाएंगे तो बताएंगे। सुसीम नाम है उसका। बिंदुसार अपने बड़े बेटे सुसीम को बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। बिंदुसार अशोक को नहीं चाहता था, बिंदुसार अशोक को नहीं चाहता था, अशोक को ये कभी भी राजगद्दी नहीं देना चाहता था, और अशोक को ये कभी बनाना ही नहीं चाहता था कि अशोक राज संभाले। क्यों? अशोक बहुत सुंदर नहीं था उसकी नजर में, ठीक है, कुछ चीजें थी जिसकी वजह से उसको नहीं मानता था। सुसीम को बनाता, सुसीम बड़ा बेटा था, उसको बनाता। सुसीम का नाम आप लोग ज्यादा सुने नहीं होंगे, बट एक्चुअल में वो सुसीम को बनाना चाहता था, जो बड़ा बेटा था उसका, ठीक है। लेकिन जो अशोक की माता है सुभ्रदांगी, सुभ्रदांगी है, ये माता है इनकी, अशोक की माता, ये इनको बहुत प्यार करती है। तो माता तो खैर बेटे को प्यार करती ही है, तो इनको बहुत प्यार करती है और इनकी हमेशा हौसला बढ़ाती रहती है कि तुम ही राजा बनोगे, परेशान मत हो।
और उनको पूरी दीक्षा उक्षा सब देती है। तो राजशाही परिवार था तो शिक्षा दीक्षा इनको मिलती है अशोक को। जिस तरह से चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ है, उसी तरह से एक विद्वान व्यक्ति अशोक के साथ है। और शायद आपको उसका नाम याद नहीं होगा क्योंकि आप लोग ये चीजें नहीं सुने होंगे। राधा गुप्त नाम है उसका, राधा गुप्त। तो जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने का काम किया है चाणक्य ने, उस तरह से अशोक को बनाने का काम किया राधा गुप्त ने। अगर राधा गुप्त ना होता तो शायद चंद्रगुप्त उस समय शासन पे न हो पाते। तो कहा जाता है कि ये उन्हीं के परिवार के थे, मतलब चाणक्य के परिवार के भी। ऐसा भी कहा जाता है कि राधा गुप्त असल में उनके परिवार के ही थे। तो इस तरह से कहा जाता है कि चाणक्य का ही कोई वंशज रहा होगा आगे चल करके। तो अशोक जो थे ये था। तो अशोक बहुत प्रतापी था, बहुत मतलब शक्तिशाली टाइप का, उस तरह का शासक था। तो तक्षशिला में विद्रोह होता है। तक्षशिला, तक्षशिला में जब विद्रोह होता है तो पहले सुसीम को भेजा जाता है। तक्षशिला में किसको भेजा जाता है? सुसीम को भेजा जाता है, जो बड़ा बेटा है, बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम। तो सुसीम कुछ नहीं कर पाता, वहां के विद्रोह को वो नहीं दबा पाता और चला आता है वापस। चला आता क्या है, वो वहीं रहता है। तब अशोक को भेजा जाता है। तो अशोक जाता है और अशोक मतलब पूरा कहा नहीं जाता कि इतिहास में जब देखोगे तो अशोक को क्रूर शासक बताया गया है, बट क्रूर शासक उतना है नहीं वो, क्योंकि बहुत सारी चीजों को मानता है। कुछ चीजें बढ़ा चढ़ा के बताई गई हैं, लेकिन हाँ प्रतापी शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अशोक वहां जाता है और उसने कहा जाता है कि पूरा एकदम तहस नहस कर दिया, जो भी उपद्रवी थे या वो थे, विद्रोह को उसने तुरंत दबा दिया था। और वो उस समय उज्जैन में था, उज्जैन का वायसराय था, उपराज्यपाल था अशोक, वहां से वो गया था वहां और दबा के चलाया था, फिर उज्जैन वापस आ गया। सुसीम वहां था और ये आ गया था आपका उज्जैन। बिंदुसार बीमार पड़ा था 272 के आसपास, 272 ईस्वी के आसपास बीमार पड़ा था जब वैसापुर में। तो उसने सोचा कि मैं सुसीम सुसीम को कहूं कि वो राज गद्दी पे बैठे, और उसको बुलावा दिया। लेकिन राधा गुप्त जो इनके थे मंत्री, ये समझ रहे थे कि ये गड़बड़ है, अशोक को बनाना ज्यादा बेटर है। तो इन्होंने बहुत पूरी कोशिश की कि अशोक ही बने। ठीक है, तो अशोक को राजगद्दी देने में इनका बहुत ज्यादा योगदान था। तो 273 एक्चुअल में 273 ईस्वी पूर्व के आसपास अशोक गद्दी पे बैठेगा। ठीक है, और 272 में बिंबिसार, सॉरी बिंबिसार कह रहा हूँ, बिंदुसार समझिएगा, अगर नाम आ जाए ना तो बार बार अगर नाम है तो बिंदुसार है एक्चुअल में, क्योंकि बिंबिसार तो हर्यक वंश का है। तो बिंदुसार है, तो बिंदुसार का बेटा है आपका कौन? ये अशोक। तो अशोक गद्दी पे बैठेगा 273 ईसा पूर्व में, और एक फिर से नए युग की शुरुआत होगी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। ये है दूसरा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, अशोक। अशोक ने उन क्षेत्रों को भी जीता है जिसको चंद्रगुप्त मौर्य नहीं जीता है। अशोक ने कलिंग को भी जीता है, जिसको कलिंग को कोई जीत नहीं पाया था उस समय। कलिंग बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत शक्तिशाली था, इसको आसान नहीं था जीतना। और इसको भी जीता है किसने? अशोक ने। ठीक है, तो अशोक ने उन क्षेत्रों को भी जीत लिया है जिसको आपका चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं जीत पाया था। तो आज का बस इतना ही, आज की जो बातें हमने की। कल हम लोग अशोक के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हमने आपसे सीधा सा पॉइंट बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मगध का बैठा था, मगध में पाटलिपुत्र में बैठा था, और फिर वो पूरे मौर्य साम्राज्य का विस्तार करता है। उसी समय आक्रमण होता है सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इसी समय विवाह कर देता है सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का, और साथ में वो क्षेत्र दे देता है आपका बलूचिस्तान, हेरात, है ना, कंधार, इधर वाले एरिया दे देता है। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य उसको क्या देता है? 500 हाथी दे देता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत आता है जिसका नाम है मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखता है इंडिका, जिसमें उसने विस्तृत वर्णन किया है मौर्य साम्राज्य के बारे में। पाटलिपुत्र की उसने अच्छी व्याख्या की है, जिसमें वो कहता है कि नगर परिषद बना हुआ है जिसमें 6 समितियां हैं, और हर समिति में 5 सदस्य हैं जिन्होंने चीजों को व्यवस्थित कर रखा है। जो आचार्य चाणक्य उन्होंने आपकी अर्थशास्त्र लिखी है, और अर्थशास्त्र में आपका सप्तांग सिद्धांत की व्यवस्था की बात की गई है कि कौन कौन राज्य चलाने के लिए जरूरी अंग है, इसकी बात की गई है। ठीक है, बाद में जब आप नीचे आते हैं तो उस समय आपको देखने को मिलता है बिंदुसार। बिंदुसार के लिए एक क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कौन सा राजदूत बिंदुसार के राज दरबार में आया था? आपको ये याद रखना है, और डाई मेकर। और ये पूछा जाता है कि उससे उसने किन चीजों की मांग की थी।
तो बिंदुसार ने 3 चीजों की मांग की थी, मदिरा, अंजीर और दार्शनिक। मतलब इसको ये पता था कि उस समय बहुत फेमस है मदिरा जो उधर की है, तो मदिरा मांगी थी और अंजीर मांगी थी, और क्या मांगी थी आपकी, दार्शनिक मांगी थी। तो जो शासक था एंटियोकस उधर का, सीरिया का, उसने कहा कि मैं बाकी चीजें तो दे दूंगा लेकिन मैं आपको दार्शनिक नहीं दूंगा, तो दार्शनिक नहीं भेजा था उसने। ठीक है, दार्शनिक नहीं भेजा था, बाकी उसने सब चीजें दे दी थी। क्लियर हो गया सबको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक, बस ये चीजें थी। और डाइनोसियस एक दूसरा नाम है, वो भी याद रखना, डाइनोसियस। तो 2 है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने। देखो, पढ़ते सब जाइए लेकिन उसको भी ज्यादा फोकस में रखिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो हमें याद रखना होगा, है ना, मेन पॉइंट जिससे बनता है क्वेश्चन। अब कल पढ़ेंगे हम लोग अशोक। अशोक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसको विधिवत तरीके से समझना है और क्वेश्चन बनता है उससे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, है ना, काफी देर हो गई। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन। सभी लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।